जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोक के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार छनमण की बांध या बान को लेकर जानकारी दे रहा हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को अवश्य दबा दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं और अपने सुझाव हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। उत्तराखंड में प्रत्येक व्यक्ति को बांध या बान कहा जाता है। गढ़वाली में बांध और कुमाऊनी में बान। बिगरेली बांध उस महिला को कहा जाता है जो अद्भुत सौंदर्य की मल्लिका हो, अद्वितीय सुंदरी हो। ऐसा सौंदर्य जिसे देखकर मन मोहित हो जाए और आंखें बार बार उसी को देखना चाहे, अर्थात अति सुंदर हो। इसी तरह एक शब्द और है, वह है छनमण की बांध या छनमण की बान। छनमण की बान या बांध उस विवाहित महिला के लिए प्रयोग होता था जो अद्भुत सौंदर्य की मल्लिका होती थी। तब का हिमालयी समाज कई जगह तो विवाहिता स्त्री को अन्य पुरुष से वर्ण की छूट देता था। इसके बदले उस पुरुष के लिए जरूरी था कि वह पूर्व पति को उसका कन्या शुल्क चुकाए। ऐसी स्त्री को छनमण की बान या बांध कहा जाता था, अर्थात ऐसी सुंदरी जिसका पति जीवित है, उस स्त्री को प्राप्त करना गर्व की बात समझी जाती थी। इस प्रथा को यह भी कह सकते हैं कि यदि किसी प्रभावशाली या किसी भी व्यक्ति को कोई विवाहित नारी पसंद आ जाए तो वह उस महिला को ब्याह कर ले जा सकता था। इसी तरह यदि महिला को कोई विवाहित महिला, उसको कोई पुरुष पसंद आ जाए तो उसको भी उस पुरुष से शादी करने की छूट समाज देता था। अर्थात इस प्रथा के तहत विवाहित नारी को बाद में भी अन्य पुरुष के वर्ण की करने की अनुमति जो है समाज देता था। इसके लिए भी उचित रास्ता तलाशा गया था। यही जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं, परंतु इससे पहले मैं देश दुनिया में नारी के अपहरण और जोर जबरदस्ती करके इस तरह की जो शादियां होती थी उसके बारे में बता देता हूं। मानव सभ्यता के इस विकास क्रम में सबसे अधिक दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा सभी कुछ महिलाओं को सहने पड़े हैं। इतिहास में बहुत सी कथाएं हैं जिससे मालूम होता है कि कई निरंकुश राजा थे जो महिलाओं का अपहरण करके उन्हें अपने हरम में डाल देते थे। भारत में धर्मांध और कट्टर मुसलमानों का शासनकाल इसके लिए सबसे अधिक बदनाम है। उनसे पहले भी ऐसा होता था, परंतु इतना नहीं था। प्राचीन काल में यदि किसी स्त्री के पति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती थी तो उस स्त्री को अपने देवर या उस क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता था। परंतु हिमालयी समाज, विशेष तौर पर खसिया समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पौराणिक गाथाओं में बहुत से ऐसे मामले मिलते हैं जिनमें विवाहित महिलाओं का दूसरे पुरुषों ने अपहरण किया था। रामायण काल में रावण का उदाहरण सामने है। उसने पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया था। इसी तरह वानर राज बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया था। सबसे प्रमुख पौराणिक तथा भौमासुर यानी नरकासुर की कथा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भौमासुर ने देवराज इंद्र को हराकर पृथ्वी की हजारों कन्याओं और नारियों का अपहरण कर उनको बंदी बना दिया था। नरकासुर उनका शोषण करता था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस को मार दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर की अपहृत की 16,100 कन्याओं को मुक्त किया था। ये सभी अपहृत नारियां भौमासुर से पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित थी, लांछित थी और कलंकित। अपने इन कर्मों के कारण ही भौमासुर को नरकासुर के नाम से जाना गया। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर की बंधक बनाकर रखी गई नारियों को समाज में कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते उन्हें पति रूप में स्वीकार कर दिया था, परंतु यह मात्र मन का संबंध था, शारीरिक नहीं। श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया बल्कि भक्त के रूप में स्वीकार किया था। श्री कृष्ण उन सभी को अपने साथ द्वारकापुरी ले गए थे और उनको आश्रय दिया था। वे सभी कन्याएं इस भगवान श्री कृष्ण के महल में नहीं बल्कि सामान्य जन की तरह भजन कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। इसी तरह ऐतिहासिक तौर पर महान रानी पद्मिनी का नाम सबसे आगे।
जिसने किसी दूसरे के साथ जाने की बजाय मृत्यु को अंगीकार कर लिया था। दूसरे की पत्नी को पाने के लिए पागल हुआ लुटेरा आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी था। वैसे तो भारत में इन लुटेरों के शासनकाल में हजारों नारियों का अपहरण होता रहा। महारानी पद्मिनी या पद्मावती चित्तौड़गढ़ के राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी की सुंदरता पर खिलजी मोहित हो गया था। रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। उसे राजा रत्न सिंह को धोखे से मार दिया था। खिलजी के हाथ आने से पहले ही रानी पद्मिनी किले की अन्य महिलाओं के साथ आग में कूद पड़ी थी। यह घटना 26 अगस्त 1303 की है। खिलजी से अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने जौहर किया था। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं सिर्फ भारत में हुई। संसार का इतिहास इसी तरह की घटनाओं से भरा पड़ा है। 18वीं सदी में आयरलैंड में महिलाओं का शादी के मंडप से अपहरण कर लिया जाता था। उन्हें जबरन उस व्यक्ति के साथ जीवन बिताना पड़ता था जो उसको अपहृत कर देता था। इसी तरह के महिला अपराधों में रोम भी अछूता नहीं था। रोम में भी शादी के दौरान दुल्हनों का अपहरण आम बात थी। प्राचीन रोम के पुरुषों का मानना था कि महिलाओं को अपने अपहरण पर गर्व होना चाहिए, वह इसलिए कि उन्हें बाकी की जिंदगी एक बलशाली व्यक्ति के साथ बिताने का मौका मिलता था। चीन के कुछ इलाकों में 1940 तक दुल्हनों का अपहरण किया जाता था। जापान में भी नई नवेली दुल्हनों को अपहरण किया जाता था और पश्चिमी देशों के ग्रंथों में भी कुंवारी महिलाओं को पाने के लिए पूरे गांव में कत्लेआम से संबंधित कहानियों का उल्लेख मिलता है। अब मुख्य मामले पर आते हैं। हिमालयी समाज जानता था कि यदि व्यक्ति को विवाहित नारी पसंद आ जाए या विवाहित नारी को अन्य पुरुष भा जाए या विवाहित पुरुष और विवाहित नारी एक दूसरे को पसंद करने लगे तो उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, अन्यथा समाज में कलह पैदा होगा, रक्तपात बढ़ेगा। यह भी हो सकता था कि यदि व्यक्ति महिला को जोर जबरदस्ती करके यदि अपहरण करके ले जाता अथवा उसके पति को वो हत्या भी करवा सकता था। विवाहिता नारी भी घर से भागकर उसके साथ जा सकती थी। संभवतः इसीलिए यह छनमन की बांध या बांध का रास्ता निकाला गया होगा। हिमालयी समाज, विशेष तौर पर खस समाज ने यह बहुत बेहतरीन समाधान निकाला था। आप जानते हैं कि हिमालयी ढलानों में महाभारत काल से लेकर 1000 ईस्वी के आसपास तक पूरे हिमालयी क्षेत्र में खसों का राज रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सिंह वेबसाइट himalayalok.com में अपने जीवन के धनी हैं उत्तराखंड के खसिया में लिखते हैं कि खस समाज वैदिक कार्यों के जकड़न व बंधनों वाला समाज नहीं था। मसलन खस समाज कर्मकांड से दूरी था। विधवा विवाह तक खसों में खूब होते थे। उत्तराखंड में स्त्रियों की स्थिति अन्य समाजों से कहीं बेहतर रही है। उन्हें मैदानी समाज की तरह घर की 4 दीवारी के भीतर बंद नहीं रखा गया। वहां दहेज प्रथा भी मैदानों से गई। यौन संबंध भी इतने रूढ़ नहीं थे जितने शहरी समाजों में होते हैं। बड़े भाई की मृत्यु पर छोटा भाई अपनी भाभी से शादी कर लेता था। कई जगह तो विवाहिता स्त्री को भी अन्य पुरुष से वरण की छूट समाज दे देता था। इसके बदले उस पुरुष के लिए जरूरी था कि वह पूर्व पति को उसका मुंह ले चुकाए। ऐसी स्त्री को छन मन की बांध कहा जाता था, अर्थात ऐसी सुंदरी जिसका पति मौजूद है उस स्त्री को प्राप्त करना तब उस समाज में गर्व की बात समझी जाती थी। यह कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में विवाहित नारी और अन्य पुरुष को भी आपस में विवाह करने की अनुमति समाज देता था। यदि किसी पुरुष को किसी विवाहिता नारी पसंद आ जाए या उस नारी को भी वह पुरुष पसंद आ जाए तो उसके लिए यह व्यवस्था थी कि वह व्यक्ति उसके पति को कन्या शुल्क देकर उस महिला को पत्नी के तौर पर अपने साथ ले जा सकता था। प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सिंह आगे लिखते हैं कि उत्तराखंड में भी स्त्रियों की स्थिति प्रारंभ से बेहतर रही है। उन्हें शहरी समाजों की तरह केवल घर की शोभा बनाकर नहीं रखा गया है। घर की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका पुरुषों से कहीं भी मायने में कम नहीं है। शादी ब्याह की व्यवस्था में अपेक्षाकृत ज्यादा यहाँ लचीली व्यवस्था रही है। दहेज प्रथा अब जाकर शहरी प्रभाव से शुरू हो गई है, वरना एक समय था जब कन्या के पिता को बारात के स्वागत के लिए कुछ रकम यानी कन्या शुल्क दिया जाता था। खसों में आज भी लड़की खोजने के लिए लड़के का पिता लड़की के वालों के घर जाता है। कई बार बारात में वर का जाना भी जरूर नहीं होता है। वर पक्ष के 4-5 लोग जाकर वधू को डोली में बिठाकर ले आते रहे हैं। बाद में सुविधा से फेरे ले लिए जाते थे। यौन संबंध भी इतने रूढ़ नहीं थे जितने शहरी समाजों में। उन्हें संगीन जुर्म नहीं माना जाता था। इस तरह ये जो नारी को जिसको कि विवाहिता नारी को
और जिसको कि दूसरा पुरुष वर कर ले जाता था, उस नारी को छनमन की बांध कहा जाता था और यह काम गर्व का भी समाज में माना जाता था। तो यह थी छनमन की बांध या बांध प्रथा की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औना कभी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।